सभी दोस्तों को नमस्कार। एग्ज़ाम एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस 2019 में रीजनिंग का सेट। ये पार्ट पहला है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि दिए गए विकल्प में कौन सी श्रृंखला का तर्क निम्न श्रृंखला के तर्क के समान है। निम्न श्रृंखला के तर्क के समान है। तो जो श्रृंखला ऊपर दी गई है उसी श्रृंखला के समान हमें ऑप्शन में ढूंढना है कि कौन सी श्रृंखला होगी। अब ऊपर श्रृंखला जो दी गई है वो G I K M और O दिया गया है। तो G 7 I 9 11 13 और 15 है। तो इनमें सभी में 2-2 का अंतर है। इनमें सभी में 2-2 का अंतर है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें 2-2 का अंतर है। तो पहला ऑप्शन है X। पहला ऑप्शन है X, Z, B, D और F। X का 24, Z का 26, B का 2, D का 4 और F का 6। सभी में देखो 2 का अंतर है। 24 और 2 26, 26 और 2 2, क्योंकि 26 के बाद रिपीट होने लगती है ना A B से। 2 से 4 और 4 से 6 बिल्कुल सही। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 59 नंबर। इसमें भी एक सीरीज दी गई है A, E, I और M। ये जो सीरीज दी गई इसका पहला अक्षर है A, फिर है E, A, फिर E, फिर I, फिर M, फिर I और फिर M। A का 1, E का 5, I का 9, M का 13। अब इनका जब हम देखेंगे तो 4 बड़ा, फिर 4 बड़ा और फिर 4 बड़ा। तो हमें पता चला कि कहीं ना कहीं इनमें 4 आगे बढ़ रहा है। 13 और 4 17। तो 17 का मतलब होता है Q। 17 का मतलब है Q। तो इसलिए A और C वाले ऑप्शन ख़त्म, क्योंकि या तो B में Q है या तो D में Q है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ इससे हम ये निकालेंगे कि क्या लिखा है। अब हम इस श्रृंखला का दूसरा अक्षर पकड़ते हैं। पहला क्या लिखा है 1, दूसरा 4, तीसरा 9, फिर 16। तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर। तो आगे क्या आएगा 5 का स्क्वायर। तो इस वजह से इसमें बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 60 नंबर क्वेश्चन। ये भी एक श्रृंखला है। इसमें क्या है ए के बाद F के बाद K के बाद खाली स्थान, फिर U और फिर खाली स्थान। A का 1, F का 6, K का 11, फिर खाली स्थान, U 21 और फिर खाली स्थान। 1 के बाद 6 लाने 5 जोड़ा गया, 6 5 11, फिर प्लस 5 कर दो तो 11 और 5 16। तो 11 और 5 16, 16 का मतलब हो गया P। तो पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन गलत, बचा C और D। अब ये देखते हैं 16 और 5 21 और 21 और 5 26, 21 और 5 26, 26 का मतलब D। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 61 नंबर क्वेश्चन। 4 दोस्त एक इलाके में रहते हैं। A का घर B के पश्चिम में है। A का घर B के पश्चिम में है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो ये डायरेक्शन पूछता है, डायरेक्शन कौन कौन सी हैं। डायरेक्शन ये है, ऊपर वाले को हम बोलते हैं उत्तर, नीचे वाले को हम बोलते हैं दक्षिण, अपने से दाएं वाले को बोलते हैं पूर्व और बाएं वालों को बोलते हैं पश्चिम। तो ये क्या है, ये दिशा बताने का एक तरीका है। जो क्वेश्चन क्या है लिखा है
कि चार दोस्त एक इलाके में रहते हैं, चार दोस्त एक इलाके में रहते हैं, ए का घर बी के पश्चिम में है। तो ए का घर बी, तो बी कहीं ना कहीं यहाँ है, बी के पश्चिम में ए का घर है। ठीक, बी का घर सी के दक्षिण में है, बी का घर सी के दक्षिण में है, तो सी के दक्षिण में है, सी के दक्षिण में है। और सी का घर डी के पूर्व में है, सी का घर डी के पूर्व में है, तो सी का घर डी के पूर्व में है, डी के पूर्व में है, तो डी का पूर्व हो गया। डी से बी का घर, डी से बी का घर किस दिशा में है, बी का घर किस दिशा में है, बी का घर किस दिशा में है, हमने ये बताया था, ऊपर वाला उत्तर, नीचे वाला दक्षिण, ये पश्चिम, पूरब, और ये पश्चिम, हमसे ये पूछा गया है, ये वाली डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। कौन सी दूरी है, दक्षिण पूर्व, तो बी वाली आ जाएगी दक्षिण पूर्व। 62 नंबर क्वेश्चन, 62 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 62 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है y 6 मीटर पश्चिम में चला। तो y कोई स्थान है, 6 मीटर पश्चिम में चला, 6 मीटर पश्चिम में चला, फिर यहाँ से दाएं मुड़ा। अब दाएं मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा, ये 6 मीटर चला, दाएं मुड़ा तो ऊपर गया, ये कितने मीटर चला, 8 मीटर चला, दाएं मुड़ा और आगे 8 मीटर चला। अपने शुरुआती बिंदु पर वापस जाने के लिए उसकी यात्रा करने की सबसे छोटी दूरी कौन सी है, सबसे छोटी दूरी यही है जो इसका विकर्ण होगी, क्योंकि ये 8 और 6 ये लंबी दूरी हो जाएगी। 8 और 6 का जो कर्ण होता है ये 10 है, 8 और 10 का पाइथागोरस प्रमेय से 10 निकलेगा। तो उत्तर कौन सा सही है, डी उत्तर सही है। 63 नंबर क्वेश्चन, 63 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, गांव बी के पश्चिम में है, जो गांव ए है गांव बी के पश्चिम में है, गांव बी के पश्चिम में है, गांव ए गांव बी के पश्चिम में है, जो सी के दक्षिण में है। जो शब्द का यूज नज़दीकी कर्ता के लिए किया जाता है, तो नज़दीकी कर्ता कौन सा है, बी। जो सी के दक्षिण में है, तो सी के दक्षिण में है, तो बी सी के दक्षिण में है, बी सी के दक्षिण में है। जो डी के पश्चिम में है, तो सी डी के पश्चिम में है, डी के पश्चिम में है, सी डी के पश्चिम में है, ये डी आएगा इधर, डी के पश्चिम में है। तो गांव डी के सापेक्ष ए किस दिशा में, तो डी के सापेक्ष ए किस दिशा में, ये दूरी है, ये वाली दूरी, तो ये हो जाएगी दक्षिण और ये हो जाएगी पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम दूरी में है, दक्षिण पश्चिम दूरी में। तो कौन सा ऑप्शन सही है, दक्षिण पश्चिम, ये चौथा ऑप्शन सही है। 64 नंबर क्वेश्चन, 64 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, ये किलोमीटर नहीं, ये केवल मीटर है। x 15 मीटर दक्षिण में चला, x 15 मीटर दक्षिण में चला, ठीक है, 15 मीटर दक्षिण में चला, x 15 मीटर दक्षिण में चला, 15 मीटर दक्षिण में चला, फिर वहाँ से बाएं मुड़ा। अब नीचे जब जाए तो बाएं इधर मुड़ेगा, बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, और बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। वह शुरुआती बिंदु से, यह शुरुआती स्थिति से कितनी दूर और किस दिशा में है, शुरुआती बिंदु ये है, अंतिम बिंदु ये है, तो शुरुआती बिंदु से किस दिशा में कितनी दूर है, पूरब की दिशा में है और 15 मीटर दूर है, पूरब और 15 मीटर दूर है। 64 नंबर हो गया। 65 नंबर क्वेश्चन, 65 नंबर क्वेश्चन जो है वो कथन और निष्कर्ष है। कथन और निष्कर्ष में सबसे पहले हमें दो बातों का ध्यान में रखना है। पहली बात ये कि जब कभी भी निष्कर्ष में चेक करना है तो हमेशा हमें कथन के आधार पर चलना है कि कथन में क्या बताया जा रहा है। हमें कथन के अलावा किसी भी बात पर ध्यान नहीं देना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यदि कहीं पर
किसी चीज़ की कहावतें या लोकोक्तियाँ आ जाएं, कहावतें या लोकोक्तियाँ आ जाएं तो वो हमेशा क्या होता है, निष्कर्ष हमेशा सही होता है, निष्कर्ष सही होता है। बस कथन के आधार पर हमें काम करना है, कथन के अलावा किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। जो कथन में दिया गया है उसी के आधार पर एक निष्कर्ष है तो वो बात सही है, अन्यथा वो बात गलत हो जाती है। जो पहला है इसमें जो पहले कथन दिया गया है तो कथन में क्या लिखा है कि कोई देश इन दिनों पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। अब इसका निष्कर्ष क्या है, पहला निष्कर्ष उन सभी बातों को विकसित करना और उत्पादन करना असंभव जिनकी देश को आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले इसमें बात आई है विकसित की और उत्पादन की। तो का हमें कथन में ये बात बताई गई है कि किसी भी देश को पूरी तरह से आत्मनिर्भर करने के लिए विकसित होना या उत्पादन करने के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। तो इस वजह से हमारा पहला निष्कर्ष बिल्कुल गलत है। दूसरा निष्कर्ष क्या है, आमतौर पर देशवासी आलसी हो गए हैं। तो क्या हमें देश के लोग आलसी हैं या नहीं है इसके भी बारे में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। इस वजह से निष्कर्ष दूसरा भी गलत है। तो इस वजह से इसमें ना तो पहला और ना ही दूसरा अनुसरण करता है। तो इसका ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है। अगला नंबर ये है तुम्हारा कथन और तर्क। तो कथन निष्कर्ष के आधार पर हम कथन और तर्क भी समझ सकते हैं। तर्क में कुछ चीज़ें अलग होती हैं निष्कर्ष के आधार पर। तर्क में हमें दो चीज़ें याद रखनी है, एक हमें ये चीज़ें याद रखनी है कि कौन सा मजबूत या ठोस रीज़न है और कौन सा कमज़ोर रीज़न है। तो ठोस में हमें क्या याद रखना है, ठोस में हमें सबसे पहले तो ये याद रखना है कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो हमेशा 100% सही होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया या सुप्रीम कोर्ट का आदेश है या हाई कोर्ट का आदेश है, इसे हम बिल्कुल 100% सही मानते हैं। दूसरी चीज़ हमें ये याद रखना है कि बड़े लोगों की जो सलाह है वो हमेशा बात सही होती है। और इसके अलावा यदि ये कह दिया जाए कि एक तरीका है, ये तर्क ठोस होता है। कमज़ोर में हम क्या देखेंगे, कमज़ोर में हम ये देखेंगे कि किसी भी चीज़ की हमें तुलना नहीं करनी है। यदि हम तुलना किसी भी चीज़ की करते हैं तो वो ठोस नहीं, कमज़ोर तर्क हो जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ सलाह, किसी भी बराबर लोगों की सलाह या मित्रों की सलाह हमें नहीं लेनी है। मित्रों की सलाह जो है वो हमें नहीं लेनी है। तीसरा क्या है, इसमें एक तरीका, इसमें लिखा होता है एकमात्र तरीका। यदि मात्र शब्द लग जाता है तो वो चीज़ कमज़ोर हो जाती है। इसी के आधार पर हम तर्क देखेंगे। पहला कथन क्या है, क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए। ये इसका कथन है कि दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए। पहला तर्क क्या है, लिखा नहीं, इससे शहर में प्रदूषण में इजाफा होगा। बिल्कुल बात सही है, इसमें किसी भी चीज़ की तुलना नहीं की गई है। ये हमें केवल एक बात बताई गई है कि इससे शहर में प्रदूषण का इजाफा होगा। बिल्कुल बात सही है। दूसरा तर्क क्या है इसमें, हाँ, ये रोजगार के अवसर को प्रदान करेगा। बिल्कुल बात सही है। जब कहीं पर उद्योग लगाया जाता है तो उनमें जो कर्मचारी आते हैं तो उससे कहीं ना कहीं देश की बेरोजगारी कम होती है, रोजगार का अवसर मिलता है। तो ये अपने आधार पर दूसरा वाला भी तर्क सही है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि दोनों तर्क मजबूत हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कथन और उससे दिए गए निष्कर्ष हैं। कथन और उससे दिए गए कुछ
निष्कर्ष हैं। ये कथन दूसरे प्रकार का है कथन निष्कर्ष। इसमें क्या होता है कि हमें कुछ जानकारियाँ दी गई होती हैं, उन जानकारियों के आधार पर हमें क्वेश्चन को हल करना होता है कि कौन सी जानकारी के आधार पर क्वेश्चन सही है। पहला क्या है, कथन। कथन लिखा है कि कई व्यवसायिक कार्यालय में 2 से 8 मंजिल के भवन हैं। बहुत सारे कार्यालय में हैं जिनमें या तो 2 मंजिल हैं या तो 8 मंजिल के भवन बने हुए हैं। ठीक। कथन दूसरा क्या कह रहा है इसमें, यदि किसी भवन में 3 मंजिलें हैं तो उसमें लिफ्ट है, जिसमें 3 मंजिल है उसमें लिफ्ट है, और जिसमें 3 मंजिल नहीं है उसमें लिफ्ट नहीं है। ये चीज़ें 2 चीज़ें बताई गई हैं, 2 चीज़ें बताई गई हैं। पहली चीज़ क्या है कि जब हम व्यावसायिक कार्यालय में जाते हैं तो उसमें या तो 2 मंजिला भवन है या तो 8 मंजिला भवन, मतलब 2 से 8 मंजिल तक किसी भी प्रकार का भवन हो सकता है। लेकिन कथन दूसरा क्या बोलता है कि यदि किसी भवन में 3 मंजिलें हैं तो उसमें लिफ्ट होती है, उसमें 3 मंजिलें हैं उसमें लिफ्ट है। पहला निष्कर्ष क्या है, इसी के आधार पर हमें निष्कर्ष चेक करना है। सभी मंजिलों पर लिफ्ट द्वारा पहुंचा जा सकता है, यह बिल्कुल बात गलत है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमें इसमें ये नहीं बताया गया है कि कौन से मंजिल की बात हो रही है। केवल तीसरी मंजिल के ऊपर वाली मंजिलों में लिफ्ट है, ये भी बात गलत है, क्योंकि हमें कथन में ये भी नहीं बताया गया है कि जो 2 मंजिल का भवन है उसमें लिफ्ट है। लेकिन हो सकता है कि जो 2 से अधिक मंजिल वाले भवन हैं उसमें 1 मंजिल से लिफ्ट हो या 2 मंजिल से लिफ्ट हो, हमें ये जानकारी नहीं दी गई है। निष्कर्ष तीसरा, 7वीं मंजिल में लिफ्ट है, ये बात सही है, क्योंकि ये दोनों निष्कर्ष कथन को देखेंगे, यदि लिफ्ट 2 मंजिल के ऊपर लगाई गई है तो भी 7वीं मंजिल पर लिफ्ट है, यदि लिफ्ट 1 मंजिल से लगाई गई है तो भी 7वीं मंजिल पर लिफ्ट है। तो इसमें केवल तीसरा अनुसरण करता है, केवल तीसरा अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन लिखा है, ये FLAMBOYANT शब्द के अक्षरों द्वारा कौन से शब्द का गठन नहीं किया जा सकता है। गठन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जब नहीं किया जा सकता है तो ऐसा शब्द इसमें ऑप्शन में दिया होगा एक, जो इन अक्षरों में शब्द का यूज नहीं किया गया, जैसे लैम्ब। तो लैम्ब क्या है, तो लैम्ब में देखो LAMB, ये देखो बना है लैम्ब, लैम्ब बना हुआ है, तो लैम्ब नहीं करेंगे हम। दूसरा क्या है BOUT, तो ये जो शब्द दिया गया इसमें यू का यूज कहीं नहीं है, इस वजह से बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 69 नंबर क्वेश्चन में क्या बताता है कि निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का मतलब होता है कि कोई भी अक्षर ए से लेकर जेड तक एक सीरीज में दिया गया हो। पहला जो ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में एस से स्टार्ट है लेकिन बीच में ए है, तो ये वाला तो गलत हो गया, क्योंकि कोई भी चीज़ स्टार्ट होगी ए से ख़त्म होगी जेड में, तो इसमें ए बीच में गलत हो गया। इसी प्रकार बी वाला भी गलत है, क्योंकि 8 से स्टार्ट है, एच से स्टार्ट है और बीच में ए आ रहा है। डी ऑप्शन में भी यही चीज़ है कि सी से स्टार्ट है और ए बीच में आ रहा है, इस वजह से इसमें सी वाला बिल्कुल सही है। सी वाले में क्या है कि बी आई फिर LLOW, तो बी का 2, आई का 9, एल का 12, फिर एल का 12, ओ का 15 और डब्ल्यू का 23। अब इसमें देखो बढ़ते हुए क्रम में है, तो इस वजह से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि यही जो है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार दिया गया है। 70 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि कौन सा विकल्प पहले वाले के आधार पर संबंधित है। तो जो पहले वाले में दिया है कि हिरन के आगे लिखा है मृगछेनी, तो हिरन के बच्चे को मृगछेना या मृगछेनी कहते हैं। इसी प्रकार घोड़े के बच्चे को हम बछेड़ा कहते हैं, घोड़े के बच्चे को हम बछेड़ा कहते हैं, इस वजह से ऑप्शन बी बिल्कुल सही है।
अगला नंबर क्वेश्चन 71 नंबर। 71 में दिया गया है कि जो प्रश्न में दिए गए जोड़े के साथ जो मेल खाता है उसी प्रकार से सबसे जोड़ा कौन सा अच्छा है। ऑप्शन में भागना का मतलब हो गया चलना, भागने का मतलब है कहीं ना कहीं तेज चलना, और चलने का मतलब होता है टहलना। तो ये बिल्कुल इसके अपोजिट लिखा हुआ है, अपोजिट है। इसी प्रकार से हम देखेंगे तो पहला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, भारी वर्षा और बूंदाबांदी। भारी वर्षा का मतलब हो गया बरसात तेज से होना, बूंदाबांदी का मतलब हो गया कि कहीं कहीं बूंदाबांदी होना। इसका भी अपोजिट बिल्कुल पहला वाला सही है। इसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा कि दिए गए संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। जिस प्रकार पहला दूसरे संबंधित है उसी प्रकार तीसरा चौथे से संबंधित होगा। तो हमें ई और EH और VS में संबंध देखना है। E और V का संबंध क्या है, अपोजिट है। E का अपोजिट V होता है और H का अपोजिट S होता है, S। इसी प्रकार से M का अपोजिट N और J का अपोजिट Q। तो कौन सा ऑप्शन सही, बिल्कुल D वाला ऑप्शन सही है, N और Q। 73 नंबर क्वेश्चन। उस विकल्प को ज्ञात करें जो दिए गए समूह वर्ग का सदस्य हो। ताला, ताला, रोक, कसा हुआ। ताला का मतलब हो गया एक जगह स्थिर है, रोक का मतलब भी एक जगह स्थिर है, और कसा हुआ का मतलब एक जगह स्थिर है। इस प्रकार से ऑप्शन खुला हुआ गलत हो गया, खुला हुआ का मतलब खिड़की का मतलब गलत हो गया, द्वार का मतलब गलत, बंद का मतलब बिल्कुल सेम चीज़ है, बंद का मतलब भी एक जगह स्थिर होता है। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये एक सीरीज है, 1 के बाद 4, 4 के बाद 27, 27 के बाद 256। इसमें लिखा 1 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर नहीं, ये लिखा है 1 की पावर 1, 1 की पावर 1। अगला वाला लिखा है 2 की पावर 2, फिर 3 की पावर 3, फिर 4 की पावर 4, इस पर गए थे 5 की पावर 5, और 5 की पावर 5 का मतलब हो गया 3125। 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 75 नंबर क्वेश्चन में भी सीरीज दी गई है और इसमें सीरीज में 2 x और y दिए गए हैं। तो हमें x और y को जोड़कर मान बताना है। अब देखो 20 के बाद 2 22, 22 के बाद 2 24, 24 के बाद 2 26, 26 के बाद 2 28। तो x का मान हो गया 28, x का मान हो गया 28। अब हमें y निकालना, 28, 28 2 30 होता है, तो इधर 4 एक्स्ट्रा हो गया, 4 32, 32 4 36, 36 4 40। इस वजह से y का मान हो गया 40। हमें दोनों का योग बताना है। 28 और 40 कितना हो गया, 68। 28 40 68। इस वजह से ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है। 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि संख्याओं का वह जोड़ी ज्ञात कीजिए जो एक पैटर्न में हो, जो एक पैटर्न में हो। सिंपल है, पहला 11 लिखा है, दूसरा 121, फिर तीसरा 1331, फिर 14,641। तो ये सारी चीज़ें क्या है, 11 का मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल है। तो आगे क्या आएगा, 11 की पावर 5। तो सीधे 11 की पावर 5 कर लो या 11 का मल्टीपल चेक कर लो। तो 11 का मल्टीपल चेक करने के लिए हम है ना सम स्थान और विषम स्थान को जोड़कर उनका अंतर चेक करते हैं। या तो अंतर में 0 आ जाए, या तो 11 का गुणांक या 11 स्वयं आ जाए। अब हम पहले नंबर चेक करेंगे, 1 और 0 1, 1 और 0 1, 16, 1 0 5 और 1 में चेक करो, 1 0 1 6 1 7 हो गया। तो जो तुम्हारा वो है उसका करना है ना, इसके बाद 5 1 6 6 1 7, 7 माइनस 7 क्या होगा, 0। तो मतलब जो है इसका पहला ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि चेक कर लो यूनिट डिजिट, 1 1 1 1। तो ये वाला तो बिल्कुल गलत है क्योंकि लास्ट में 1 आना है, 1 आना है। अब हम 16 0 0 5 1 को चेक करेंगे कि 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 1 के बाद 0 1 है ना, 1 7 हो गया, इधर 7 हो गया, इधर 1
5 5 1 6 6 7 में 6 गया तो 1 बचा, तो ये तो बिल्कुल गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला ऑप्शन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।